ओके गाइस, अभी मैट्रिक्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, हमें मतलब नॉर्मल हम डिस्कस नहीं करते कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। वो तो हमें पता है क्योंकि वो हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है, बाद में डायगोनल मैट्रिक्स है, वो सब कुछ तो आता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली उसको स्किप करते हुए डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंट है, जैसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म एंड रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो उसका मतलब क्या है, तो रो इक्विवेलेंट जब आपको बोला जाए कि इस मैट्रिक्स है उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो उसका मतलब क्या है कि आपको ये जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब ये जो डायगोनल है ना, उसके नीचे के सभी वैल्यू ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ये ये कंडीशन नहीं है कि x और ये m है उसकी वैल्यू 1 हो, वो एक कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है कि जो डायगोनल है उससे इस नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो हो जानी चाहिए, ठीक है। और रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म, उसका मतलब क्या है, डायगोनल तो ऐसे रहेगा, उसमें कोई भी एंट्री हो सकती है, पर उसके इस नीचे वाली और ये अपर ट्राइंगुलर और बिलो ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर किसको बोलेंगे, जिसका फेस जो है वो अपर साइड हो उसको अपर ट्राइंगुलर बोलेंगे। और जिसका फेस डाउन साइड हो, ये सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है, मतलब रो रिड्यूस रो इक्विवेलेंट में ये वाली जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है, फेस डाउन साइड है, तो उसको डाउनवर्ड्स मीन्स लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो वो दोनों अगर ज़ीरो हो तो उसको रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। अब बाद में आता है कुछ कंडीशन, तो हम कैसे ये रो इक्विवेलेंट और रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। उसका कुछ नॉर्मल स्टेप्स है, ये मैंने अपनी हिसाब से लिखा है, इसलिए आप ये कंपलसरी नहीं है ये फॉलो करो, पर आप इसको फॉलो करेंगे तो एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है और ये इससे ट्रू आंसर आएगा ही, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या करना है, एवरी जीरो रो ऑफ अ मैट्रिक्स अकर्स बिलो अ नॉन जीरो रो। मीन्स क्या है कि ये जो जीरो रो है, जीरो रो मतलब ये रो है, अकर्स बिलो नॉन जीरो रो मतलब ये जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, तो उसके नीचे आया ये जीरो रो। ये एक रूल है। बट में फर्स्ट नॉन जीरो नंबर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो रो इज अ 1, मीन्स अ नंबर 1। मतलब क्या है कि अगर इधर से स्टार्ट करते हैं, ये कंपलसरी नहीं है ये कंडीशन, पर हमें अगर यूज़ करते हैं तो थोड़ा इजी रहता है मैनिपुलेट करने में। जो फर्स्ट एंट्री होती है लेफ्ट साइड से, वो फर्स्ट एंट्री कोई भी रो की 1 होनी चाहिए। बाद में ज़ीरो हो तो वो चल गया, ज़ीरो के बाद ये वाला जो फर्स्ट एंट्री हो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री शुड बी 1, ओके। और थर्ड है, फॉर ईच नॉन ज़ीरो रो लीडिंग वन अपीयर्स टू द राइट एंड बिलो ऑफ एनी लीडिंग वन। मीन्स अगर देखिए ये x की वैल्यू अगर 1 हो जा रही है, ठीक है, तो इससे राइट में और बिलो, मीन्स ये बिलो हो गया और राइट, तो m की वैल्यू 1 हो सकती है या n की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक रूल है। अब अगर रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म हमको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या है, अ मैट्रिक्स A is said to be reduced row echelon form if each column that contains a leading one in a row echelon form of that matrix A has zeros everywhere। मीन्स हमने इधर क्या देखा कि अगर m है तो वो नॉन ज़ीरो है, तो उसके नीचे ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो और रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या होगा, अगर m के नीचे ज़ीरो है तो ऊपर भी ज़ीरो होना चाहिए। जैसे ये y है उसके नीचे ज़ीरो है तो उसके ऊपर भी ज़ीरो होना चाहिए। x के नीचे ज़ीरो है पर ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। z है उसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है पर ऊपर सारे ज़ीरो होने चाहिए। मतलब बहुत ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, वो ज़ीरो ट्राइंगुलर एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए और डायगोनली रहना चाहिए, ठीक है। तो उसको रो इक्विवेलेंट और रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म बोलेंगे। अब आ जाते हैं हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये भी जनरली 4 मार्क्स में आता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही एक सिंपल स्टेप से मिल जाता है। आपको क्या करना होता है, कोई भी आपको मैट्रिक्स दी हो उसको सिर्फ आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में, मतलब रो इक्विवेलेंट फॉर्म होता है ना, उसमें आपको कन्वर्ट कर देना है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स दी हो उसको इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देंगे ना, तो आपको ऐसा दिखेगा कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो होती है ना, वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। मतलब ये जैसे कि ये है, उसमें ये पूरी रो तो ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो रो कितनी है, 2, तो बस इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 2। वैसे ही अगर ये ऐसा कोई आ जाता है, मतलब ये तो रिड्यूस रो है पर ऐसा हम देखते हैं कि ये रो भी ज़ीरो हो जा रही है, ये रो भी ज़ीरो हो जाए, तो उस मैट्रिक्स का रैंक 1 हो जाएगा, समझ गए। तो उसको रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं और वो इजीली सिर्फ रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्जन करने से मिल जाएगा।
अब आ जाते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। अब गॉस जॉर्डन मेथड क्या कहती है, पहले हमको कोई भी अगर हमें दिया हो मैट्रिक्स, तो उसको हमको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ए इक्वल टू आई है। अब आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो उसकी वैल्यू ए ही आती है। तो ऐसे हम पहले लिखते हैं, ठीक है, इधर ए का ए मैट्रिक्स पूरा लिखते हैं, इधर आई लिखते हैं, उधर ए लिखते हैं। अब ए अगर इस बाजू जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ हम लिखते हैं कि ए इन्वर्स कैसे फाइंड करना है गॉस जॉर्डन मेथड से, ठीक है। अब इसकी एक कंडीशन है, मोड ए नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहले ये जो मैट्रिक्स है उसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब जैसे जैसे कन्वर्जन करेंगे वैसे वैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट होता जाएगा, और लास्ट में जब ये पूरा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा ना वो हमारा इन्वर्स होगा, ठीक है। तो ऐसे हम गॉस जॉर्डन मेथड से इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है और दिए होते हैं तो उसके रूट्स फाइंड करना होता है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो उसमें भी दो मेथड है, एक गॉस एलिमिनेशन से कर सकते हैं, एक गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। अब गॉस एलिमिनेशन से क्या होता है कि पहले आपको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या, जैसे कोई होमोजीनियस इक्वेशंस दिए, हमको दो होमोजीनियस इक्वेशन दिए है, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड एक्स माइनस 4y इक्वल टू 9, इसे दो दिए हो। नॉन होमोजीनियस मतलब क्या कि जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना वो ज़ीरो नहीं होता है, उसको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। तो हमको क्या लिखना है, जैसे मैं अभी भूल गया पुरानी इक्वेशन कौन सी थी, जैसे हम और एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो a जो है ना वो x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं ना वो a में आएंगे, और b क्या होता है जो कांस्टेंट पार्ट होता है, जैसे इधर 3 और 9 था कांस्टेंट पार्ट, और a में क्या आएगा, जो x का कोफिशिएंट है वो आएगा और इधर y का कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स आ गई a जेम b, ऐसे हम लिखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड कर लिए, बाद में उसमें रो इचेलन फॉर्म फाइंड करेंगे। रो इचेलन फॉर्म हमने पहले डिस्कस कर लिया, वो कैसे फाइंड करते हैं। वो अगर फाइंड कर दिया बाद में हमें क्या होगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो होती है जिसका डायगोनल हो वो अपर साइड हो, तो उसको ही नीचे की वैल्यू सारी 0 हो जाने वाली है। मतलब अपर ट्राइंगुलर ऑल एंट्रीज विल बी 0। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको वो जो इक्वेशंस मिलेगी बाद में 3 इक्वेशंस मिलेगी, क्योंकि अगर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स 0 है ना तो उसमें एक लास्ट में एक अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो उसमें लास्ट में एक टर्म मिलेगा, मतलब आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बाद में ऐसे 0 है मतलब सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 0 है, बाद में उधर 2 मिलेगी मतलब y प्लस z की वैल्यू मिल जाएगी, और फर्स्ट इक्वेशन होगा x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में होगा। उस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता है कि आपको सेम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है, पर इसमें रो इचेलन की जगह पे रेड्यूस रो इचेलन फॉर्म आपको फाइंड करना होता है, और फिर रेड्यूस रो इचेलन फॉर्म करेंगे तो हमको डायरेक्टली मिल जाएगी x, y और z की वैल्यू, ठीक है। तो वैसे हम नॉन होमोजीनियस का फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही होता है एक होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वैसे जैसे हमने डिस्कस किया, कोई भी इक्वेशन हो उसका जब कांस्टेंट पार्ट हो वो 0 हो जाए तो उसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। जैसे x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 है, उधर कोई कांस्टेंट नहीं है, वो डायरेक्टली 0 है, तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आपको इधर क्या लिख रहा है, पहले उसका इसके जैसा ही है पर थोड़ा सा अलग हो, जैसे इधर कैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा था सेम इधर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। बाद में कोई भी एक कर सकते हो, रो इक्वेशन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो और रेडियस रो इक्वेशन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ करना है। बाद में हमें अगर कोई भी एक यूज़ करते तो बाद में वो जो हमें कैसे इधर सॉल्व इक्वेशन, तो इक्वेशन मिले थे, वैसे अगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो हमें ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल मीन्स 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, तीनों इक्वल टू 0 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, तीनों इक्वल होंगे और इक्वल टू 0, तो उसको ट्राइवल सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर ट्राइवल सॉल्यूशन नहीं मिले तो वो डिफाइनाइट मतलब वो फिक्स है कि उसका नॉन ट्राइवल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या तो आपको ट्राइवल मिल सकते हैं या इनफाइनाइट मिल सकते हैं, दोनों में से एक ही केस होने वाला है, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन के 2 केस होते हैं, या तो ट्राइवल मिला मतलब तीनों सॉल्यूशन के वैल्यू एक ही आती है जो है 0, या फिर
आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस को भी ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आइगन वैल्यू। अब जब भी आपको बोला जाए कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो उसका एक नेसेसरी कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है Aij m क्रॉस n, तो इधर m और n दोनों की वैल्यू सेम होती है तब भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने का एक नेसेसरी कंडीशन है कि मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब आ जाते इसको हम अगर एक होमोजीनियस इक्वेशन में लिखे तो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। ठीक है, और ये लेमडा क्या है, कोई भी एक स्केलर कांस्टेंट होगा जो एक आइगन वैल्यू है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं a माइनस लेमडा आई है, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये मैट्रिक्स हमको ऐसे दिया है, माइनस लेमडा आई लिखेंगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, माइनस लेमडा हो जाएगा। और बाद में उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। अब आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आया तो मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ। जैसे आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, अब उस मैट्रिक्स को माइनस लेमडा टाइम्स आई मैट्रिक्स करेंगे तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको आप क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। बाद में इसी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्योंकि उधर क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ लेमडा। बाद में उस जो पॉलिनोमियल आपको मिला, अगर उस डिटर्मिनेंट को आप इक्वल टू 0 करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने क्या तीन चीज़ें डिफाइन की, एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट लिया तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसको इक्वल टू 0 किया तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इक्वल टू 0 किया तो जाहिर सी बात है कि आपको लेमडा की वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जो भी रूट्स मिलेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक हो तो 2 रूट्स मिलेंगे, क्यूबिक हो तो 3 रूट्स मिलेंगे, तो जितने भी रूट्स मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे, हम आइगन वैल्यूज बोलेंगे या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या उसको लेटेंट रूट्स भी बोला जाता है। तो आइगन वैल्यूज मिल गई, मतलब क्या आइगन वैल्यूज का मतलब क्या होता है, रूट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ठीक है, उसको हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, आइगन वैल्यूज फाइंड कर ली। तो जैसे हमने क्यूबिक, अब आइगन वैल्यू कितनी आइगन वैल्यूज मिलेगी वो कैसे पता चलेगा, तो हमको उतनी ही आइगन वैल्यूज मिलेगी जितना m है, मतलब जितनी रो ऑफ मैट्रिक्स है उतनी आइगन वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, उसके विथ रिस्पेक्ट में हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। अब आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करना होता है, जैसे आपको एक वैल्यू लेमडा की मिली 1, दूसरी वैल्यू मिली 2, तीसरी वैल्यू मिली आपको 3, ऐसे 3 वैल्यू मिल गई लेमडा की। अब आपको क्या करना है, कैसा मैट्रिक्स फॉर्म करना है। a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स तो आपने पहले निकाला था, उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इनटू मैट्रिक्स ऑफ x इक्वल टू 0, ऐसा आपको एक इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, वो कैसे मिलेगा, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि a की एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 28, 24, 8, 12। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट हम उसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, तो वो ऐसे आएगा, क्योंकि a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 30 मीन्स ये मैट्रिक्स मिल गया। अब उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके 2 रूट्स मिलेंगे। जैसे लेमडा की वैल्यू 36 आई और 4 आई। अब उसको ये जो हमें मैट्रिक्स मिला था a माइनस लेमडा है, उसको हमने x से मल्टीप्लाई किया। अब x क्या है, x1 और x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, x क्या है, x1 और x2 का एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो इससे जो x1 और x2 की वैल्यू मिलेगी, मतलब दो इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि इसको दो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये रो इंटू कॉलम, बाद में ये रो इंटू कॉलम, मतलब ये -8x1 प्लस 24x2, सिमिलरली ये 8x1 माइनस 24x2। तो इस दोनों की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, मतलब ये कंक्लूड क्या करते हैं, x1 इक्वल टू 3x2। तो इसके हमें क्या पहले करना है कि x1 इक्वल टू 3x2 ऐसा कोई हमको रिलेशन मिल गया, तो हमको क्या करना है, किसी भी x1 या फिर x2 को हमको k सपोज कर लेना है। ठीक है, तो ये x1 है ना, ये एक रिप्रेजेंटेशन है एक आइगन वेक्टर का। ये आइगन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे x1 से, बाद में मैट्रिक्स में आएगा x1 x2। अब x1 को हमने क्या एज्यूम किया था k, और सॉरी तो हम इधर x2 को k सपोज किया था, तो इधर x2 को आप k सपोज करते इधर k आएगा,
तो x1 की जगह क्या आएगा 3k। बाद में k को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स है। तो अगर ये जो बचेगा तो उसको हम बोलेंगे आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 36। तो हर एक आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर्स मिलेगा। वैसे ही अगर आइगन वैल्यू 4 है तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं तो उसका आइगन वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर थी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करने की। अब आ जाते हैं कैली हैमिल्टन थियरम। ये थ्योरम क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसमें ये बहुत ही सिंपल थ्योरम है और बहुत इजी भी है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसका हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसने इधर हमने डिफाइन किया, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू ए मोड डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा है इक्वल टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, तो वो लिखेंगे हम, बाद में उसमें ए माइनस लेमडा की वैल्यू रख देंगे। उसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो जो हमें इक्वेशन मिला लेमडा की फॉर्म में, ठीक है, उस लेमडा की जगह अगर हम ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट ही यही कि अगर इस लेमडा की जगह पे हम ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर आपको कोई पूछे क्वेश्चन में कि क्या प्रूव कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो आपको क्या करना है, पहले ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है, बाद में उसमें ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी। जैसे इधर ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे, बाद में इसको माइनस कर देंगे, तो अगर इक्वल टू 0 आता है तो कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो गया। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम से आपको ए इनवर्स फाइंड करने का भी क्वेश्चन आता है। तो अब ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ये आपको इक्वेशन आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2y है। अगर दोनों बाजू आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, अगर इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्रॉपर्टी है ए इंटू इट्स इनवर्स, दैट इज ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, तो वो 1 होता है। ठीक है, तो अगर इधर दोनों बाजू अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, दोनों बाजू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू ए इनवर्स तो वो 0 ही होने वाला है। ठीक है, उधर तो कुछ नहीं होगा। अब ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, उसको बाद में हमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ ए ही बचेगा। अब 5 इंटू ए है, ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, और आई इंटू ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स बचेगा। तो अगर ए इनवर्स को हम इस बाजू ले जाए तो हमको क्या मिलेगा, ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक इजी फॉर्म है हमको इनवर्स फाइंड करने का। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको कई बार चेक करना हो कि आपने आइगन वैल्यूज़ फाइंड की वो सही है या गलत है, तो वो कैसे चेक करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी है जैसे सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ होते हैं, जैसे हमको 3 वैल्यूज़ मिली 1 2 3 आइगन वैल्यूज़ की वैल्यू, आइगन वैल्यू 1 इक्वल टू 1, आइगन वैल्यू 2 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 3, ऐसे 3 वैल्यू मिली। तो आपको उसको वेरीफाई करना है कि वो सही है कि नहीं। तो वो कैसे करेंगे, तो जिस मैट्रिक्स की आपने आइगन वैल्यूज़ निकाली है उसका ट्रेस का मतलब क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, प्राइमरी डायगोनल, उसका सभी एलिमेंट्स का सम करेंगे तो उसको ट्रेस बोला जाता है। तो सभी आइगन वैल्यूज़ का सम करेंगे और डायगोनल एलिमेंट्स का सम करेंगे, दोनों इक्वल आ जाता है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी आइगन वैल्यू सही है। वैसे ही दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर प्रोडक्ट ऑफ सभी आइगन वैल्यूज़ ले लें, आप सभी आइगन जितनी भी आइगन वैल्यू निकली उसका प्रोडक्ट ले लेना है और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको फाइंड करना है। जिस मैट्रिक्स का आपने आइगन वैल्यू निकाला उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसकी और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ की वैल्यू सेम ही आने वाली है। ठीक है, ये एक और प्रॉपर्टी है। फिर ये एक प्रॉपर्टी फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब क्या, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तभी इनवर्स फाइंड होगा। ठीक है, तो ए की अगर आइगन वैल्यू लेमडा है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1 लेमडा होगी। ठीक है, अब एक होता है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, वैसे टर्म बहुत बड़ा है इसलिए डरावना भी है। ठीक है, तो क्या होगा किसी को नहीं पता है, चलिए हम फाइंड करते हैं। C1v1 प्लस C2v2 प्लस C3v3 प्लस अप टू Cn अब C1 C2 C3 क्या है, उसको आपको एक आइगन वैल्यू जैसे ट्रीट करना है। ठीक है, V1 क्या है, वो एक आइगन वेक्टर है। अब C1 C2 C3 है ना, वो कांस्टेंट, जैसे आपको कोई इक्वेशन दिया हो 2x1 प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 9, ऐसे कोई भी आपको इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, और जब 2x1 निकला मतलब C1 की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस 3y, तो C2 की वैल्यू क्या होगी 3। वैसे V1 V2 क्या V3 क्या है, वो आइगन वेक्टर्स है। अगर ऐसे दिखा जाए और इक्वल टू 0 आए तो उसको लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोला जाता है। ये किधर आता नहीं है पर ये अब आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें ये काम आएगा।
जैसे कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको बोला जाता है डायगोनलाइज मैट्रिक्स फाइंड करो। कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया होगा, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है ए, उसका आपको बोला होगा डायगोनलाइज मैट्रिक्स फाइंड करो, तो वो कैसे करेंगे? अब नाम ऐसा है ना डायगोनलाइज मैट्रिक्स, तो सब लोग डर जाते हैं, और 8 मार्क का सम आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको छोड़ भी नहीं सकते। तो डायगोनलाइज मैट्रिक्स फाइंड करने का बहुत ही ईजी तरीका है। हमने अभी तक क्या पढ़ा? आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ा, आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ा, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ा। तो बस ये सभी टॉपिक को एक टॉपिक में मर्ज करता है, वो है डायगोनलाइज मैट्रिक्स। पहले आपको क्या फाइंड करना है? आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, फिर उस आइगन वैल्यूज से आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। अब आइगन वेक्टर्स आपको मिल गए, अब आपको क्या करना है? जो भी आइगन वेक्टर्स मिले, जैसे आपके पास 3 इक्वेशन थी, तो 3 रो वाला मैट्रिक्स था, तो आपको 3 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। उस 3 आइगन वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर देना है। आपको पता है कि कॉलम फॉर्म में आपको आइगन वेक्टर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट आइगन वेक्टर, ये सेकंड आइगन वेक्टर्स और ये थर्ड आइगन वेक्टर, ऐसे अरेंज कर दिया एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। बाद में उस मैट्रिक्स को आपको एक पी नेम सपोज कर लेना है, ठीक है। उस मैट्रिक्स का नाम आपने पी रख दिया। अब उस जो भी आपको मैट्रिक्स मिला पी, ठीक है, वो हमें मॉड्यूलो मैट्रिक्स बोलते हैं, उसका आपको इन्वर्स फाइंड करना है। जो पी है उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। वो इन्वर्स फाइंड करने की आपको मेथड अभी बताई, ठीक है। कैली हैमिल्टन थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, वो भी ईजी है, ठीक है। अब उसका इन्वर्स फाइंड कर दिया, बाद में आपको ये फाइंड करना है पी इन्वर्स इंटू ए इंटू पी। अगर ये आप फाइंड करेंगे ना, तो आपको डायगोनलाइज मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा आपका आंसर सही है? इतनी सारी आपने प्रोसीजर की, इधर तो मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा आंसर सही है या नहीं? तो अगर डायगोनलाइज मैट्रिक्स है, उसको वेरीफाई करना है, तो वो मैट्रिक्स कुछ ऐसा नहीं है, कोई सुपर हाई साइंस नहीं है, ठीक है। डायगोनलाइज मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स के सिवाय की एलिमेंट्स की जो एंट्री होती है वो 0 होगी, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होगा? वो आइगन वैल्यूज़ होंगी। जैसे आपको 3 आइगन वैल्यूज़ मिली थी, 1, 2 और 3, ठीक है। तो फर्स्ट डायगोनल प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, उसमें 1, 2, 3 सब्सटीट्यूट कर दो और बाकी एलिमेंट 0 है। वही डायगोनल मैट्रिक्स है, पर उसको प्रूव करने के लिए इतनी बड़ी प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा, और रिवीजन मैट्रिक्स का भी पूरा हो जाता है। थैंक यू।